वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 2 जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू से। तो देखिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम, इफ एक्स इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एम इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस टाइप से इसको सोल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है एक्स बाई एम। एक्स बाई एम से आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और साथ में आपके इसका जो फंक्शन किस किस के साथ हो सकता है, ये प्रेशर के साथ हो सकता है, अदरवाइज टेम्परेचर के साथ हो सकता है। जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है इसका जो रिलेशन है या तो प्रेशर के साथ होगा अदरवाइज टेम्परेचर के साथ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर आपको किसी ना किसी एक को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये जो तीनों की तीनों जो 3 क्वांटिटी है इनमें से आपको 1 क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप रिलेशन देखते हो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मीनिंग एक्स बाई एम, वेयर एक्स इज इक्वल टू amount of adsorbate and m is the amount of adsorbent। extent of adsorption, अगर आप इसका रिलेशन देख रहे हो किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इसका रिलेशन किसके साथ देख रहे हो, टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप इसको बोलते हो आइसोबार, एडजॉर्प्शन है आइसोबार बोलते हो इसको। नेक्स्ट वाला देखिए, अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हो इन बिटवीन द एक्स बाई एम मीनिंग हो गया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और इसका रिलेशन किसके साथ देख रहे हो आप, प्रेशर के साथ। लेकिन अब की बार आपने कांस्टेंट किसको कर दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप इसको बोलते हो आइसोथर्मिक एडजॉर्प्शन बोलते हो। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि इन तीनों क्वांटिटी में से आपको एक को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और उसके बाद में 2 क्वांटिटी का क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो यहां पर देखो इसको मैं किस टाइप से डिफाइन कर सकता हूं। पहले वाले को जहां पर कांस्टेंट प्रेशर है इसको अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। ये वाले को अपन क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोबार मीनिंग प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। जहां पर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया वो कौन सा हो जाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो जाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो जाएगा। तो बस आपको यही इससे डील करना है। तो देखो पहला वाले के लिए क्या बोल दूंगा, द रिलेशन इन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉन एज एडजॉर्प्शन आइसोबार। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन इट इज नॉन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये तो होगी इनकी क्या डेफिनेशन। वापिस से रिपीट करता हूं, एडजॉर्प्शन आइसोबार की डेफिनेशन किस टाइप से आप मेंशन करोगे, द रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉन एज एडजॉर्प्शन आइसोबार। सेकंड वाला कौन सा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की किस टाइप से डेफिनेशन बन जाएगी, आइसोथर्म मीनिंग कांस्टेंट किसको रखना है, टेम्परेचर को। द रिलेशनशिप इन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पर देखिए आपको किसी ना किसी एक को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो कौन सा रिलेशन है वो इस वाली प्रोसेस के लिए रॉन्ग है। तो पहला देखिए, रिलेशन इन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये फंक्शन किसका होगा, फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखिए, एक्स बाई ए मीनिंग क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, फंक्शन किसका, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाला रिलेशन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मीनिंग मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाया कि इन तीनों में से आपको एक को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। थर्ड वाला देखिए, प्रेशर इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट एक्स बाई एम। तो तीनों में से किसी ना किसी एक को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब के बार कांस्टेंट किसको कर लिया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। तो मीनिंग ये वाला भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
लास्ट वाला देखिए, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर किसी को इसने कांस्टेंट नहीं किया है। तो यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट बन जाएगा, आपको रॉन्ग जो स्टेटमेंट था उसको सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। मीनिंग ये जो आपके एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के रिलेशन में क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से अपन डील करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री के एमसीक्यू की सीरीज है, पार्ट 2 है ये वाला। ये देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन कोलोइडल पार्टिकल्स रेंज ऑफ डायामीटर इज, मीनिंग जो भी कोलोइडल पार्टिकल है उनकी क्या रेंज होती है, उनके पार्टिकल्स की। तो आपको अंडरस्टैंड हो, तो आपने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, जिसमें पहला बोला था आपने ट्रू सॉल्यूशन, पहला वाला कौन सा था, ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड वाला था आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, और थर्ड वाला था आपके पास सस्पेंशन। थर्ड वाला कौन सा था, सस्पेंशन। अब यहां पर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल होते थे उनकी जो पार्टिकल्स की साइज क्या होती थी, 0.1 to 1 नैनोमीटर, और जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन था उसमें पार्टिकल की साइज कितनी होती थी, 1 to 1000 नैनोमीटर। और जो सस्पेंशन होता है इसके अंदर जो पार्टिकल की साइज कितनी होती थी, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो यहां से किससे डील करवा रहा है आपको, कोलोइडल पार्टिकल की तो साइज क्या हो जाएगी, 1 to 1000 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 1 to 1000 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द कोगुलेशन वैल्यूज इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल आर गिवन बिलो। मीनिंग आपको ये वाला कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सोल आपके पास कौन सा, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। और कीप इट इन माइंड, जो भी सल्फाइड के सोल होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। ये कौन सा कोलोइडल सोल होगा, नेगेटिवली चार्ज सोल है। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मेंशन कर रखे हैं, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहां से एक बात तो आपको ये कंफर्म करनी पड़ेगी कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है वो कैसा सोल होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल होता है। अगर आपको इसका कोगुलेशन करना है, क्या करना है, अगर आपको इस वाले कोलोइडल सोल का क्या करना है, कोगुलेशन करना है, तो कोगुलेशन इसका कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन करेगा। कौन सा करेगा, पॉजिटिव चार्ज आयन करेगा। और कौन सा पॉजिटिव चार्ज आयन करेगा, जिसके ऊपर क्या होगा, हायर पॉजिटिव चार्ज हो। कौन सा करेगा इसका इजीली कोगुलेशन, जिस पर चार्ज क्या होगा, हायर चार्ज होगा। लेकिन हायर चार्ज किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आर्सेनिक जो सल्फाइड सोल है एक्चुअल में कैसा, नेगेटिवली चार्ज सोल है। अब यहां से देखिए किस टाइप से आपको डील करना है। इनके लिए आपको क्या प्रोवाइड कर दी, जो कोगुलेशन की वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड कर दी। तो आपको एक रिलेशन यहां से इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है क्या, कि जो भी कोगुलेशन पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हिंट है इस वाली प्रॉब्लम के सोल्व करने के लिए। कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट हिंट है, यहां से सोल्व हो जाएगा आपकी ये वाली प्रॉब्लम। जो भी कोगुलेशन पावर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। लेकिन जिसका कोगुलेशन वैल्यू जितना मिनिमम होगा उसकी कोगुलेट करने की जो टेंडेंसी है वो पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर इसको आप लैंग्वेज में बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो, लोअर द कोगुलेशन वैल्यू, लोअर द कोगुलेशन वैल्यू हायर इज द कोगुलेटिंग पावर। तो यहां से देखिए कौन सा आंसर बन जाएगा, आपको बस डील करना है किससे, इसकी कोगुलेशन वैल्यू से। तो यहां पर अगर आप इसकी कोगुलेशन वैल्यू देखते हो तो यहां पर देखिए कोगुलेशन वैल्यू से आपको डील करना है। तो यहां पर इसके सोडियम क्लोराइड के लिए कितना है, 52, बेरियम क्लोराइड के लिए कितना है, 0.69, और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए कितना है, 0.22 है। तो यहां पर आपको क्या बोला है, कोगुलेशन करना है, तो कोगुलेशन पावर मैक्सिमम किसकी होगी, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। तो मिनिमम कोगुलेशन वैल्यू किसके लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, तो इसकी कोगुलेशन पावर क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहां पर देखिए सबसे इजीली कोगुलेट कौन करेगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद में बेरियम क्लोराइड और देन सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड की मैक्सिमम है, फिर सेकंड देन 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए अब यहां से,
फोग इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, मीनिंग जो भी फोग है वो किसका कोलोइडल सॉल्यूशन है। मीनिंग आपको इसमें ये बताना है, देखो कोलोइडल जो सॉल्यूशन है, अंडरस्टैंड करवा देता हूं मैं इसको भी, जो भी आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन, इसके अंदर भी टू फेज होती है। पहला वाला बोलते हैं आप डिस्पर्सन मीडियम, और सेकंड वाला होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है। एक तो डीपी हो गया, सेकंड वाला डीएम हो गया। डीएम का मीनिंग तो क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम, और डीपी का मीनिंग क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। जो भी डिस्पर्स्ड फेज है इसका अमाउंट क्या रहता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और डिस्पर्स जो मीडियम है ये लार्ज अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आपको इसमें बताना है कि जो फोग कोलोइडल सॉल्यूशन है इसमें डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्सन फेज कौन सी है। तो कीप इट इन माइंड, इन फोग डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड। यहाँ पर अगर आप बात करते हो किसकी, फोग के केस में, तो फोग के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, तो फोग में जो डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, लिक्विड होती है। कीप इट इन माइंड, डिस्पर्स्ड फेज तो कौन सी हो जाएगी, लिक्विड। सेकंड वाला कौन सा रह गया, डिस्पर्सन मीडियम। और फोग के अंदर जो डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम होता है गैस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। फोग जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसमें डिस्पर्शन फेज तो कौन सी होती है, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम कौन सा होता है, गैस। तो यहाँ पर यही पूछा है, फोग इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, और मैंने अभी आपको ये अंडरस्टैंड करवा दिया कि जो डिस्पर्शन मीडियम है इसका अमाउंट क्या होता है, ग्रेटर होता है, लार्जर होता है। तो यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, गैस। तो गैस में कौन रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गैस इन लिक्विड मीनिंग जो यहाँ पर जो जिसका अमाउंट ग्रेटर है उसको क्या बोलते हो, डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पर गैस तो क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगी आपके, लिक्विड। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, डी वाला, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, जो आपके इस टाइप का जो क्वेश्चन है मेनली एम्स जो एग्जाम होता है वहां पर ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए एसर्शन क्या दे रखा है, आयरन +3 कैन बी यूज्ड कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल। जो भी आर्सेनिक सल्फाइड सोल, और अभी मैंने क्लियर किया है कि जो भी आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, सल्फाइड की जितने भी सोल होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल सोल होते हैं। अगर ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल है तो इनका प्रेसिपिटेशन, अदरवाइज कोगुलेशन कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और आयरन जो आपको यहाँ पर गिवन है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले सोल का ये क्या कर सकता है, इजीली इसको कोगुलेट कर सकता है। तो ये वाला पहला वाला तो करेक्ट हो गया, मीनिंग जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, क्योंकि आयरन +3 कैन बी यूज्ड कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल। क्योंकि आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज सोल है तो इसका कोगुलेशन कौन करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन मेंशन कर रखा आपको, आयरन +3। रीजन देखिए, आयरन +3 रिएक्ट विद आर्सेनिक सल्फाइड टू गिव आयरन सल्फाइड। ये रॉन्ग है, ये कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोगुलेशन होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, अदरवाइज उसका क्या बन जाता है, सस्पेंशन बन जाता है। तो मीनिंग यहाँ से जो असर्शन है वो तो क्या है, ट्रू है, लेकिन ये जो रीजन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मीनिंग ये वाला रीजन है वो करेक्ट नहीं है, और इसका असर्शन क्या था, करेक्ट था। तो यहां पर आपको देखो इसका हिंट भी प्रोवाइड करवा देता हूं मैं। आयरन जो +3 क्या होता है, आयरन +3 इज पॉजिटिवली चार्ज, वेयर एज आर्सेनिक सल्फाइड इज नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल। देयर चार्ज आर न्यूट्रलाइज्ड ऑन मिक्सिंग, हेंस म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन अक्कर। जब भी आप आयरन +3 को इसमें मिक्स करोगे नेगेटिवली चार्ज सोल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब भी चार्ज न्यूट्रलाइज होगा ऑन मिक्सिंग पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या है, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वाला देखिए, इफ ए होमोजीनियस कोलाइड प्लेस्ड इन अ डार्क इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इट अपीयर्स क्लियर if it is observed from a direction at right angle to the direction of light beam, it appears perfectly dark. This is known as। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करते हो ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर तो आपको जो लाइट का पाथ है वो शाइनिंग करता हुआ सीन नहीं होता है, लेकिन जब भी कोलोइडल सॉल्यूशन में से आप लाइट को पास आउट करते हो तो लाइट का जो पाथ है वो कैसा सीन होता है,
शाइनिंग पाथ क्या होता है, सीन होता है। इसी इफेक्ट को आप कौन सा बोलते हो, टिंडल इफेक्ट बोलते हो। और टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका टू इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वाली तो कौन सा होगी आपके पास, टिंडल इफेक्ट, जिसमें क्या होता है जब भी आप किसी भी लाइट बीम को पास आउट करते हो किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो उस वाली लाइट का जो पाथ है वो शाइनिंग करता हुआ सीन होता है, उसको तो बोलते हो आप टिंडल इफेक्ट। और सेकंड वाला आता है ब्राउनियन मोशन, जिसमें क्या होता है जिगजेग मोशन होती है किसकी, कोलोइडल पार्टिकल्स की। तो क्या बोल सकते हो, द कंटिन्यूअस जिगजेग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज नॉन एज ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पर होमोजीनियस कोलोइड बोला तो मीनिंग एक ऐसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस बोल दिया मीनिंग कैसा, ये ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी लाइट का पाथ है शाइनिंग करता हुआ सीन नहीं होता है, क्योंकि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, The migration of colloidal particles under the influence of an electric field is correctly known as, मीनिंग क्या है, जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स है उनका क्या कर रही हो आप, माइग्रेशन देख रहे हो, और किसके इन्फ्लुएंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये वाला जो प्रोसेस आप इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये करेक्ट आंसर है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हो। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आपके पास कोलोइडल पार्टिकल है, तो जो भी कोलोइडल पार्टिकल है तो उन वाले कोलोइडल पार्टिकल पर क्या होता है, चार्ज होता है। कोलोइडल पार्टिकल क्या कैरी करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी कोलोइडल पार्टिकल अगर आप वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो उस वाली कंडीशन में कोलोइडल पार्टिकल जस्ट ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, और इसी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हो। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को किस टाइप से डिफाइन कर सकते हो, the migration of a colloidal particle in the presence of electric field towards oppositely charged electrode is known as electrophoresis। वापिस रिपीट कर देता हूं मैं, the migration of colloidal particles in the presence of electric field towards the oppositely charged electrode, this is known as electrophoresis। नेक्स्ट वाला देखिए, the dispersed phase and dispersion medium of fog respectively। अभी अपन देख क्या, ये fog के रेस्पेक्ट में, fog है कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता था, डिस्पर्स्ड फेज तो क्या होता था, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता था, गैस। तो यहां पर बस आपको यही चेक करना है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, गैस। लेकिन इसने पहले किसको मेंशन किया है, डिस्पर्स्ड फेज, और उसके बाद में डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम क्या था, गैस, और डिस्पर्स्ड फेज क्या था, लिक्विड। तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज क्या बोला इसने, सॉलिड, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला डिस्पर्स्ड फेज तो क्या है, लिक्विड करेक्ट है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम भी क्या बोल दिया, लिक्विड, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये तो किसका एग्जांपल होता है, इमर्सन का एग्जांपल होता है। थर्ड देखिए, डिस्पर्स्ड फेज तो क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग क्यों है, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज क्या बोल दिया, गैस, जबकि डिस्पर्सन मीडियम होता है गैस, और डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, गोल्ड सोल इज नॉट, मीनिंग जो भी गोल्ड का सोल है वो यहाँ से क्या नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मेटल के सोल है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, जितने भी मेटेलिक कोलोइडल के जो सोल होते हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। कीप इट इन माइंड, मेटेलिक कोलोइडल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, पहली थिंग तो ये। सेकेंड वाला यहाँ पर क्या होगा, एग्रीगेशन होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। किस टाइप का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कोलोइडल सोल का, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। कैसे ये वाले मल्टी मोलिकुलर कोलोइड, मेटल के पहली बात तो नेगेटिवली चार्ज सोल होंगे, साथ में कैसे होंगे ये वाले, मल्टी मोलिकुलर होंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलोइडली सोल। इसका मीनिंग क्या है, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, उनका एग्रीगेशन होगा, और एग्रीगेशन होने के बाद में कौन से पार्टिकल साइज का वो साइज ऑब्टेन कर लेते हैं, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। मीनिंग जब भी ओरिजिनल फॉर्म में इसके एटम्स होते हैं मेटल्स के, तो उनका जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है,
और लेस देन 1 नैनोमीटर है, मीनिंग फिर वो कौन सा सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए जो पार्टिकल के साइज की रेंज कितनी चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी मल्टी मोलिकुलर कोलोइड है उनके एटम्स है वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, एग्रीगेशन होता है, और एग्रीगेशन होने के बाद में उनके पार्टिकल का साइज कौन सी रेंज में लाई कर जाता है, 1 to 1000 नैनोमीटर की जो रेंज इसमें क्या कर जाता है, लाइज कर जाता है। तो फिर वो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल के सोल है नेगेटिवली चार्ज सोल है, साथ में कैसे होते हैं, मल्टी मोलिकुलर होते हैं। और मल्टी मोलिकुलर के अंदर आपको स्पेशली एग्जांपल ध्यान रख लेना, जैसे गोल्ड का सोल हो गया और सल्फर का सोल। तो इनका क्या होता है कि इनके जो एटम्स है उनका एग्रीगेशन होता है और फिर वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोलोइडल सोल का। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सल्फर का सोल है वो कौन सी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, S8 के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मल्टी मोलिकुलर हो गया, साथ में नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जितने भी ये आपके सोल है, चाहे गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, प्लेटिनम का हो, ये कैसे होती है, लायोफोबिक टाइप के होते हैं। किस टाइप के होती है, लायोफोबिक सोल होते। तो यहां से आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, इसका हिंट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। एक तो लायोफोबिक कोलोइडल सोल होता है, सेकंड वाला कौन सा होता है, लायोफिलिक होता है। लायोफिलिक में तो क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के मिड में क्या होता है, ग्रेटर एफिनिटी होती है। लेकिन बात करते हो आप लायोफोबिक की, तो देयर आर नो एफिनिटी इन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डीपी और डीएम के मिड में अगर किसी भी टाइप की एफिनिटी नहीं है तो वो कौन सा कोलोइडल सोल होता है, लायोफोबिक सोल होता है। तो मेटल के सोल भी एक्चुअल में उनका नेचर कैसा होता है, लायोफोबिक। तो यहां से देखिए गोल्ड सोल इज नॉट, मीनिंग गोल्ड सोल क्या नहीं होता। पहला देखिए ए मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, इसको इजीली अंडरस्टैंड कीजिए। मैक्रोमोलिक्यूल बोला तो जो भी आपके मेटल के सोल है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होती है, वो कौन सी होती है, आपके मल्टी मोलिकुलर होती है। मैक्रोमोलिकुलर के एग्जांपल कौन से होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर के एग्जांपल कौन से होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर की भी अगर आप बात करो तो यहाँ पर स्टार्च इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोटीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेलुलोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड के एग्जाम्पल कौन से होती है, पॉलीमर। और पॉलीमर में भी अगर आप इसको अगर डीपली जाती तो स्टार्च और प्रोटीन, तो ये वाला तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यही तो पूछा है कि गोल्ड के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए करेक्ट हो गया। लेकिन देखिए आगे वाले गोल्ड के लिए क्या करेक्ट है, क्या ए लायोफोबिक कोलोइड, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेटल की सोल कैसी होती है, लायोफोबिक होता है। लायोफोबिक का मीनिंग क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के मिड में ग्रेटर एफिनिटी नहीं होती है। तो ये देखिए ये वाला करेक्ट है, कौन सा होता है, लायोफोबिक टाइप का होता है। फिर देखिए ए मल्टी मोलिकुलर कोलोइड, ये करेक्ट है, मल्टी मोलिकुलर होता है। मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन होने के बाद में इस वाली रेंज के अंदर लाइज करती है 1 to 1000 नैनोमीटर में। तो किसका एग्जांपल होती है, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड के, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखिए नेगेटिवली चार्ज कोलोइड, मेटल के तो जितने भी सोल होते हैं कोलोइडल सोल, उनके ऊपर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रॉन्ग कौन सा था, मैक्रो नहीं है। मैक्रो के अंदर तो किसके एग्जांपल आते हैं, पॉलीमर्स के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, यहां से थोड़ी सी विजिबिलिटी है, उसके अंदर शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं एक बार इसकी रीडिंग लगा देता हूं। देखिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम आपके पास, अकॉर्डिंग टू हार्डी सुल्जेला द फ्लोक्यूलेटिंग पावर ऑफ एन आयन इंक्रीजिंग विद, जो भी फ्लोक्यूलेटिंग पावर है, प्रेसिपिटेट करने की जो पावर है किसी भी आयन की, वो किसके साथ इंक्रीज होती है। तो देखिए हार्डी सुल्जे रूल का एक ही स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोलोइडल सोल हो, अगर आपको उसका क्या करना है, फ्लोक्यूलेशन करना है या कोगुलेशन करना है, तो कौन सा आयन उसका इजीली कोगुलेशन करेगा, ऑपोजिटिव चार्ज आयन क्या करेगा, उसका इजीली क्या करेगा, कोगुलेशन करेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज आपके पास अगर कोलोइडल सोल है तो इसका कोगुलेशन कौन करेगा, नेगेटिव आयन करेगा। अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल है तो इसका कोगुलेशन कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। जितनी मैक्सिमम वैलेंसी होगी उतना इजीली क्या होता है, कोगुलेट होता है। तो मीनिंग यहां से क्या हो जाएगा, जो कोगुलेशन पावर अदरवाइज फ्लोक्यूलेटिंग पावर है किसी भी आयन की, वो इंक्रीज कब होगी, जब उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो डिक्रीज इन साइज, ये रॉन्ग हो गया। साइज का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, डिपेंड किस पर करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। और जितना मैक्सिमम चार्ज होगा उतना इजीली क्या होता है, कोगुलेशन पावर होती है। इंक्रीज इन साइज वापिस साइज से रिलेट कर रहा है तो कोई मीनिंग नहीं है।
डिक्रीज इन चार्ज, ये रॉन्ग हो गया। डिक्रीज इन चार्ज नहीं, जितना चार्ज इंक्रीज होता है उतना ही फ्लोक्यूलेशन पावर, अदरवाइज कोगुलेशन पावर क्या होती है, मैक्सिमम। इंक्रीज इन द चार्ज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मीनिंग जितना ग्रेटर चार्ज होगा, जितना इंक्रीज होगा चार्ज में, उतना ही किसी आयन के लिए फ्लोक्यूलेटिंग पावर, अदरवाइज कोगुलेशन पावर क्या होगी, मैक्सिमम होती है। तो किसके साथ इंक्रीज होती है फ्लोक्यूलेटिंग पावर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज, जितना चार्ज इंक्रीज होगा तो उतना ही क्या होगी, उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर होगी। जैसे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवा देता हूं। अभी आप एक एग्जांपल देख रहे थे आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, और मैंने ये बताया था कि जितने भी सल्फाइड के सोल है वो जनरली कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल होते हैं। अब अगर आपको इसका क्या करवाना है, कोगुलेशन करवाना है, अदरवाइज फ्लोक्यूलेटिंग करवानी है, तो इनका जो कोगुलेशन को आप क्या बोल सकते हो, फ्लोक्यूलेटिंग भी बोल सकते हो। तो अगर आपको इनका कोगुलेशन करवाना है तो कोगुलेशन कौन करेगा, पॉजिटिव आयन करेगा। कौन सा आयन करेगा, पॉजिटिव। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो कोलोइडल सोल केस है आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेटिंग कौन करेगा, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन में भी कौन सा करेगा, जिसके ऊपर ग्रेटर क्या होगी, वैलेंसी होगी। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में मेंशन करता हूं स्टेनस +4, इसका कोगुलेटिंग पावर मैक्सिमम है। किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम +3 के कंपैरिजन में। और एल्यूमिनियम +3 की जो कोगुलेटिंग पावर या फ्लोक्यूलेटिंग पावर ग्रेटर होगी मैग्नीशियम +2 के कंपैरिजन में। और मैग्नीशियम +2 का फ्लोक्यूलेटिंग पावर किसके कंपैरिजन में ग्रेटर होगा, सोडियम +1 में। तो यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज सोल था, तो इजीली इसको कौन फ्लोक्यूलेट करेगा, जिसके ऊपर क्या रहेगा, इंक्रीज द चार्ज, मीनिंग चार्ज जिसके ऊपर मैक्सिमम होगा, मीनिंग आयन की वैलेंसी जितनी मैक्सिमम होगी ऑपोजिट के अंदर, तो वही उसका क्या होता है, उतना ही ग्रेटर फ्लोक्यूलेटिंग पावर होता है। सोल कौन सा था, नेगेटिव चार्ज, तो कौन सा आयन इसका कोगुलेशन करेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में भी कौन सा करेगा, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखो जो SN उसकी कोगुलेटिंग पावर या फ्लोक्यूलेटिंग पावर क्या था, मैक्सिमम था। नेक्स्ट देखिए, द प्यूरिफिकेशन ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन कुड बी डन बाय, मीनिंग आपको क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, किसका, कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो प्यूरिफिकेशन कौन से मेथड से कर सकते हो, तो इसके लिए देखो मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवाता हूं। क्या, कोलोइडल पार्टिकल कैन पास, मीनिंग जो भी कोलोइडल पार्टिकल है उनका रेंज कितना होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर। कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, मीनिंग जो भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उससे तो क्या हो जाती है, इसके पार्टिकल पास आउट हो जाते हैं। बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज, मीनिंग जो भी आपके पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसके जो पोर्स होते हैं, पोर की साइज क्या होती है, टू लार्ज, मीनिंग बहुत ज्यादा साइज होती है, तो यहां से कोलोइडल पार्टिकल क्या होती है, पास आउट कर जाती है। बट अल्ट्रा फिल्टर पेपर हैव पोर्स ऑफ रिड्यूस्ड साइज, ये लेकिन जो आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर होता है इसमें जो पोर की साइज को क्या कर देते हो आप, डिक्रीज कर देते हो। तो यहीं पर यही मेंशन किया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हैव पोर्स ऑफ रिड्यूस्ड साइज, सो कोलोइडल पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मटेरियल बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां से आपको इसके जो प्यूरिफिकेशन का मेथड पूछा कि कौन से प्यूरिफिकेशन मेथड के थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो। तो सेडिमेंटेशन ये रॉन्ग हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये करेक्ट है, क्योंकि ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होता है इनके पोर का साइज क्या होता है, टू लार्ज, तो इसी तो इजीली क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है इसमें पोर्स का साइज क्या कर देते हो आप, रिड्यूस कर देते हो, और रिड्यूस कर दिया तो मीनिंग अब इसका इजीली क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन ये रॉन्ग हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा मेथड के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन विल हैव मिनिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू फॉर आर्सेनिक सल्फाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आर्सेनिक सल्फाइड बोला तो पहली बात तो ये कंफर्म होना चाहिए आर्सेनिक सल्फाइड AH2S3 कौन से टाइप का कोलोइडल सोल होता है, ये होता है आपके नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल। अब यहां से देखो, अभी मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था क्या, कि जो कोगुलेशन पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के। जितना कोगुलेशन वैल्यू मिनिमम होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहां पर आपसे यही पूछा है कि ये देखो कौन सा सोल था, आर्सेनिक सल्फाइड मीनिंग नेगेटिव, तो इसका कोगुलेशन कौन करेगा,
पॉजिटिव चार्ज आयन करेगा, और पॉजिटिव चार्ज आयन में भी कौन सा करेगा, जिसकी वैलेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। तो जितना मैक्सिमम वैलेंसी होगा उसका कोगुलेशन पावर भी क्या होगा, उतना ही मैक्सिमम, और जितना कोगुलेशन पावर होगा उसकी मिनिमम क्या होगी, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे मैक्सिमम वैलेंसी किसकी, एल्यूमिनियम +3 की, तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोगुलेशन पावर, और मिनिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू पूछिए तो इसका क्या होगा, मिनिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो देखो आपको इसको बस करेक्ट इसी एक ही स्टेटमेंट से जो मैंने पहले भी मेंशन कर दिया, वापिस से मेंशन कर देता हूं मैं, चाहे कोगुलेटिंग बोल दे अदरवाइज फ्लोक्यूलेशन बोल दे, बोथ आर सिमिलर थिंग। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास फ्लोक्यूलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। बस इस वाले स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। अब आप फ्लोक्यूलेशन की जगह कोगुलेशन भी मेंशन कर सकते हो, वो भी करेक्ट है, लेकिन कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। तो यहां से देखो क्या पूछा आपको, मिनिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। मिनिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम फ्लोक्यूलेशन पावर, और अब फ्लोक्यूलेशन पावर मैक्सिमम पूछा तो कौन सा फ्लोक्यूलेशन पावर किसकी मैक्सिमम होती है, जिसके ऊपर जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा वैलेंसी किसके पास है, एल्यूमिनियम +3, कैल्शियम के पास +2 है, मैग्नीशियम के पास +2 और सोडियम के पास +1 है। तो फ्लोक्यूलेशन पावर या कोगुलेशन पावर को डायरेक्ट आपको डील करना है कि जितना मैक्सिमम ग्रेटर आपके पास वैलेंसी होगी आयन की, उसकी फ्लोक्यूलेशन पावर उतनी ही ग्रेटर होगी, और जितना फ्लोक्यूलेशन पावर ग्रेटर होगा उसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होगी, उतनी ही मिनिमम होगी। तो यहाँ पर फ्लोक्यूलेशन पावर मैक्सिमम किसकी, एल्यूमिनियम +3 की, तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू सबसे मिनिमम किसके लिए हो जाएगी, एल्यूमिनियम +3 के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लोक्यूलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, Bragg arc method cannot be used for preparing the colloidal solution of, meaning Bragg arc method होता है colloidal solution के preparation के लिए। तो इनमें से कौन सा colloidal solution है जिसका preparation आप Bragg arc method के थ्रू नहीं कर सकते। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो Bragg arc method है इसके थ्रू कौन कौन से colloidal solution का फॉर्मेशन किया जाता है, गोल्ड के colloidal solution का फॉर्मेशन कर सकते हो, प्लेटिनम के कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हो, और साथ में सिल्वर के कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जो ब्रेडिग आर्क मेथड है जनरली उसके थ्रू आप मेटेलिक जो कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो। कौन कौन सी मेटल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो ब्रेडिग आर्क मेथड के थ्रू, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ब्रेडिग आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, तो यहां पर प्लेटिनम का इजीली फॉर्मेशन कर सकते हो तो ये हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा, लेकिन आयरन का कभी भी आप क्या नहीं कर सकते, प्रिपरेशन नहीं कर सकते थ्रू द ब्रेडिग आर्क मेथड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मीनिंग ब्रेडिग आर्क मेथड के थ्रू आयरन Fe के कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल कोलोइडल डिस्पर्शंस हैव, मीनिंग जितने भी कोलोइडल डिस्पर्शंस है वो कौन सी प्रॉपर्टी को यहां से ऑब्टेन करती है। तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो भी कोलोइडल डिस्पर्शन है उनके अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेजेंट होता है पहली बात। तो लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। जितने भी कोलोइडल डिस्पर्शन होते हैं उनके पास क्या होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, कीप इट इन माइंड। डिस्पर्शन जो भी कोलोइडल डिस्पर्शन है, ऑल कोलोइडल डिस्पर्शन हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन वेरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रॉन्ग हो गया, कोलोइडल डिस्पर्शन है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कभी भी नहीं हो सकता, यहां पर तो कौन सा बोल दिया, वेरी हाई रॉन्ग हो गया। बी नंबर ऑप्शन देखिए लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये करेक्ट है क्योंकि जो भी कोलोइडल डिस्पर्शन होते हैं ऑल कोलोइडल डिस्पर्शंस हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड देखिए नो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रॉन्ग हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है लेकिन कैसा होता है, लो होता है, लेकिन सी वाले में क्या बोल रहा है, नो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये रॉन्ग हो गया। डी में देखिए हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई कभी हो ही नहीं सकता, कौन सा होता है, लो होता है, ये ध्यान रखना है। तो जो भी कोलोइडल जो डिस्पर्शंस है ऑल कोलोइडल डिस्पर्शंस हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टलाइन डिफर फ्रॉम कोलोइडल मेनली इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है,
उसके बाद में आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, और उसके बाद में कौन सा होता है, सस्पेंशन होता है। तो इन तीनों का जो बेसिक डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग करते हो आप, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग। तो यहां से जो क्रिस्टलाइन डिफर किससे हो जाएगा, कोलोइडल से, और इसके लिए रेस्पेक्ट कौन होगा, किसके रेस्पेक्ट में होता है, पार्टिकल साइज के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा। पार्टिकल की साइज के बेस पर आप किसको डिफर कर सकते हो, क्रिस्टलाइन को डिफर कर सकते हो, किससे, कोलोइडल सॉल्यूशन से। तो पार्टिकल साइज इज द करेक्ट आंसर। तो क्रिस्टलाइन डिफर फ्रॉम कोलोइडल मेनली इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल के नेचर से कोई मीनिंग नहीं है, सोल्युबिलिटी से कोई मीनिंग नहीं है, और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर से कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग जो भी डिफरेंस आएगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, पार्टिकल साइज होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी, मीनिंग जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स है वो क्या कैरी करती है। तो एक थिंग यहां से आपको माइंड के अंदर ऑलवेज सेट करके रखनी है कि जो भी आपके पास कोलोइडल पार्टिकल्स है, कोलोइडल पार्टिकल्स, तो कोलोइडल तो पार्टिकल्स है ऑलवेज कैसे होती है, चार्ज्ड पार्टिकल है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये, कोलोइडल पार्टिकल कैसे होते हैं आपके पास, चार्ज्ड पार्टिकल, मीनिंग इनके ऊपर चार्ज क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा और कौन सा होगा, नेगेटिव भी। मीनिंग ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज, ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज। मीनिंग अगर मान लीजिए कोई कोलोइडल पार्टिकल पर अगर एक पार्टिकल पर पॉजिटिव है तो उसके जितने भी पार्टिकल उस पर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही कोलोइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव भी चार्ज आ गया और उसी कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दो थिंग्स आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग क्या होगी, कोलोइडल पार्टिकल ऑलवेज कैसे होती है, चार्ज पार्टिकल होता है, और चार्ज पार्टिकल में आपको स्पेशली ध्यान रखना ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज एग्जिबिट ऑन कोलोइडली पार्टिकल्स। मीनिंग जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स उन पर केवल वन टाइप का चार्ज क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है इलेक्ट्रिकल चार्ज तो कैरी करता है, लेकिन स्पेसिफिक बोलना भी इलेक्ट्रिक चार्ज में तो दोनों आ गए। कौन कौन से आ गए आपके पास, पॉजिटिव भी आ सकता है और कौन सा आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोलोइडल पार्टिकल बियर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज में तो दोनों आ गए, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर देखिए नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो भी कोलोइडल पार्टिकल है उनके ऊपर क्या होगा, चार्ज तो एग्जिबिट करेगा 100%। अब वो चार्ज कौन सा एग्जिबिट कर सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज को बियर करेगा, अदरवाइज नेगेटिव चार्ज को। मीनिंग ओनली वन टाइप का चार्ज क्या होता है, एग्जिस्ट करता है कोलोइडल पार्टिकल पर। तो नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये तो रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, सेम चार्ज इन ए गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन, मीनिंग जो भी आपको गिवन सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, सेम चार्ज होता है। तो यहां पर देखिए जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। किस टाइप से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो भी आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उन वाले कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है इसमें टू फेज आ जाएगी, एक तो डिस्पर्सन मीडियम आ जाएगा और एक कौन सा आ जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज आ जाएगा। एक तो डिस्पर्सन मीडियम हो गया, सेकंड वाला कौन सा हो गया, डिस्पर्सन फेज हो गया। तो यहां पर देखिए कि यहां पर जो भी आपके पास डिस्पर्सन मीडियम पर जो चार्ज होगा ना उसका जस्ट ऑपोजिट किस पर होता है, डिस्पर्सन फेज पर होगा। सेम चार्ज इन ए गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंट चार्ज इन ए गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन, ये रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि जो भी कोलोइडल पार्टिकल है उसमें केवल सिमिलर टाइप का क्या होता है, चार्ज क्या करता है, एग्जिबिट करता है। डिफरेंट टाइप के चार्ज है कभी भी गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी। मीनिंग कौन से चार्ज को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो इसका अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन आंसर देने जाए तो कौन सा होगा फिर, सेम चार्ज इन ए गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन, डिफरेंट चार्ज इन ए गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन, ये तो रॉन्ग हो जाएगा डिफरेंट वाला। इलेक्ट्रिकल चार्ज एब्सेंट होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज, हाँ ये ठीक बात है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज भी कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा अदरवाइज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा अदरवाइज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सी वाला देखिए, सेम चार्ज इन ए गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन, सेम चार्ज, ये कोई नेसेसरी नहीं है। मीनिंग कोलोइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज है वही कोलोइडल पार्टिकल पर हो, ये नेसेसरी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू अगर आप ऑप्शन जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो भी कोलोइडल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करेंगे, कैरी करेंगे।
अब वो डिपेंड करता है कि अगर कोलोइडल पार्टिकल या कोलोइडल सोल आपके पास पॉजिटिव वाला है तो कौन से इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करेंगे, पॉजिटिव को। नेगेटिव चार्ज वाला तो कौन से इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करेंगे, नेगेटिव वाले को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज को ऑलवेज क्या करेंगे, कैरी करते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, द बेस्ट कोगुलेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड और मेटल के ऑक्साइड है ये कौन से सोल होते हैं, ये होती है पॉजिटिवली कोलोइडल सोल होते हैं। कौन से सोल होते हैं, पॉजिटिवली कोलोइड सोल। अब इनका आपको क्या करना है, कोगुलेशन करना है, प्रेसिपिटेशन करना है। तो इसका प्रेसिपिटेशन, अगर ये कोलोइडल सोल कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका प्रेसिपिटेशन कौन करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन करेगा। कौन सा आयन करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। इसी को कौन सा रूल बोलते थे, हार्डी सूल्जे रूल बोलते थे। और नेगेटिव चार्ज आयन में भी कौन सा नेगेटिव चार्ज वाला आयन करेगा, जिसके ऊपर वैलेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां से जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो देखो नेगेटिव को अगर आप इसको आयोनाइजेशन करवाओगे क्या ऑब्टेन होगा, 2Na प्लस सल्फेट SO4 -2। तो देखो सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2। यहां अगर आप इसको आयोनाइज कराओगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 -3, मीनिंग क्या ऑब्टेन होगा, फॉस्फेट। और फॉस्फेट की देखो वैलेंसी कितनी है, 3 है। सोडियम नाइट्रोइड का अगर आप आयोनाइजेशन कराओगे तो क्या ऑब्टेन होगा, Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव नाइट्रेट। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। और Na2HPO3 अगर आप इसका क्या करवाते हो, आयोनाइजेशन करवाते हो, क्या ऑब्टेन होगा आपको, 2Na प्लस HPO3 -2। तो यहां से अगर आप देखते हो कि ये वाला, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये वाला सोल आपको जो गिवन सोल है वो किसका एग्जांपल है। तो आयरन हाइड्रोक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। अब पॉजिटिव चार्ज सोल है तो इसका प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन कौन करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन करेगा। और कौन सा नेगेटिवली चार्ज आयन करेगा, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, हायर वैलेंसी होगी। इसी को कौन सा रूल बोलते हो, हार्डी सूल्जे रूल। तो यहां से देखिए सबसे मैक्सिमम वैलेंसी नेगेटिव में कहां पर है, सल्फेट में 2 है, फॉस्फेट में 3 है, नाइट्रेट में 1 है और HPO3 में कितनी है, 2 है। तो यहां से मैक्सिमम किसका है, फॉस्फेट की वैलेंसी है, क्या है, ग्रेटर है। तो मीनिंग यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व कोगुलेशन, मीनिंग जो भी कोगुलेशन की प्रोसेस होती है इसके अंदर कौन है वो आपके इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहां पर देखिए पहला वाला, क्लोटिंग ऑफ ब्लड बाय द यूज ऑफ फेरिक क्लोराइड। ये तो किसका पार्ट होता है, कोगुलेशन का ही पार्ट होता है। मीनिंग जब भी कहीं पर भी अगर ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो अगर आपको ब्लड की क्या करवानी है, क्लोटिंग करनी है, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, फेरिक क्लोराइड का यूज करोगे। और फेरिक क्लोराइड का यूज करने से बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आपके ब्लड है उसमें जो प्रोटीन्स होती है उसका क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो ये तो कौन सी प्रोसेस होगी, कोगुलेशन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा रीजन, ये भी किसका एग्जांपल होता है, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल होता है। जहां पर भी सी वाटर और रिवर वाटर दोनों को क्या होता है, कांटेक्ट होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपके कोगुलेशन हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसी को आप क्या बोलते हो, डेल्टा बोलते हो। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा रीजन इज द आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए कोगुलेशन। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय पोटास एलम। पोटास एलम के थ्रू जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर जो भी इंप्योरिटीज है आप उसको क्या कर सकते हो, कोगुलेट कर सकते हो। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, कोगुलेशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, पेप्टाइजेशन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पेप्टाइजेशन के थ्रू तो आप कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या करते हो, फॉर्मेशन करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेप्टाइजेशन है वो कोगुलेशन का एग्जांपल नहीं है। बाकी आप ये तीनों से डायरेक्ट 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर वो क्रिएट कर सकता है। कैसे कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड, अगर ब्लड की आपको क्लोटिंग करनी है तो इसके लिए किसका यूज करोगे, फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। और कौन से प्रिंसिपल पर बेस है, ये कोगुलेशन के प्रिंसिपल पर बेस है। डेल्टा रीजन ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोगुलेशन का। कहां पर डेल्टा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जहां पर सी वाटर और रिवर वाटर का कांटेक्ट होता है वहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा रीजन बोलते हो। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय पोटास एलम, मीनिंग जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसका ट्रीटमेंट किसके साथ करते हो, पोटास एलम, जिसको आप फिटकरी भी बोलते हो, उसके साथ इसका क्या करते हो,
ट्रीटमेंट करते हो तो जो भी ड्रिंकिंग वाटर में इंप्यूरिटीज है वो क्या हो जाती है, इजिली रिमूव हो जाती है। और पेप्टाइजेशन है वो किसका एग्जाम्पल नहीं होता है, पेप्टाइजेशन इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर पेप्टाइजेशन में क्या होता है, पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच फ्रेशली फॉर्म्ड precipitate converted to colloidal soil by adding suitable electrolyte। मीनिंग क्या करती है, जो भी आपके पास प्रिसिपिटेट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं अपन कोलोइडल सोल में, और किसकी हेल्प से, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। ये तो कोलोइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन करने का मेथड होता है, ये कोगुलेशन मेथड नहीं होता है। तो वापिस से रिपीट कर देता हूं मैं, पेप्टाइजेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच फ्रेशली फॉर्म्ड precipitate converted to colloidal soil by adding suitable electrolyte। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, collodion is a 4% solution of which one of the following in alcohol ether mixture। Collodion is a 4% solution of which one of the following in alcohol ether mixture। तो ये आपके 12th क्लास में नहीं है, लेकिन आईआईटी और नीट में इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको फेस करने को मिल सकता है। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर ध्यान रख लीजिए। 4% जो सॉल्यूशन होता है कोलोडियन का, जिसके अंदर आपको किस किस का, वन ऑफ द फॉलोइंग इन एल्कोहल ईथर मिक्सचर, मीनिंग किसका मिक्सचर होता है, एल्कोहल और ईथर का। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, मिथाइल सेलुलोज इसका एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, मिथाइल सेलुलोज। डायरेक्ट इसको लर्न कर सकते हो, नीट और आईआईटी एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन टिंडल इफेक्ट द कोलोइडली सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो भी आपके पास टिंडल इफेक्ट है, इसके अंदर जो कोलोइडली सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, ट्रेस आउट द पाथ ऑफ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, कोगुलेट, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस, सो ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पर जो टिंडल इफेक्ट है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि टिंडल इफेक्ट के अंदर कौन सा फिनोमिना यूज होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। जब भी टिंडल इफेक्ट होता है तो टिंडल इफेक्ट के अंदर रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीनिंग जितना स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा उतना क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए टिंडल इफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या थीम बनेगी, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलोइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड देन स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। The scattering of light illuminates the path of beam in colloidal dispersion। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी टिंडल इफेक्ट होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स है वो लाइट एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद में क्या कर देती है, उसकी स्कैटरिंग कर देती है स्पेस में, और उसी के कारण क्या दिखाई देता है आपको, वो कलरफुल दिखाई देता है। तो वापिस से रिपीट कर देता हूं मैं टिंडल इफेक्ट के लिए, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट colloidal particles absorb light energy and then scatter in all direction in space। This scattering of light illuminates the path of beam in a colloidal dispersion। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, trace out the path of the strong beam of light। नेक्स्ट देखिए, The colloidal system of a solid dispersed in liquid medium is known as, मीनिंग आपको देखिए हिंट दे दिया इसने, सिस्टम ऑफ ए सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। मीनिंग लिक्विड जो है इसको तो क्या बोल दिया, डिस्पर्सन मीडियम बोल दिया, और सॉलिड आपके लिए क्या होगा, यहाँ से डिस्पर्स्ड फेज होगा। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, जिसके अंदर क्या, किससे डील करवा रहा है आपसे, ऐसे कोलोइडल सिस्टम से, ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन से जिसमें डिस्पर्सन फेज तो क्या होगा, सॉलिड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, लिक्विड होता है। डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, यहां पर लिक्विड होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके सोल। आंसर क्या हो जाएगा, सोल। नेक्स्ट वाला देखिए, अभी देखो ये भी मैं क्लियर करवा देता हूं, जेल में क्या होता है, सोल में क्या होता है, और फोम में क्या होता है, और एरोसोल में क्या होता है। ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, जेल की, अगर ये कोलोइडल सिस्टम किस टाइप का है, जेल, और यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ये लर्न कर लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो ये लीजिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, पहले डिस्पर्स्ड फेज को मेंशन करूंगा, उसके बाद में डिस्पर्सन मीडियम। सबसे पहला मेरे पास कोलोइडल सिस्टम कौन सा, जेल। तो जेल के अंदर आपको ये पता रखना है कि जेल के अंदर कौन सा
डिस्पर्स्ड फेज और कौन सा डिस्पर्सन मीडियम है। तो जेल के अंदर डिस्पर्स्ड फेज तो होती है आपके पास लिक्विड, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जेल में डिस्पर्स्ड फेज तो क्या हो जाएगी लिक्विड, और जो डिस्पर्सन मीडियम है वो कौन सा होता है सॉलिड होता है। डिस्पर्सन मीडियम कौन सा होता है सॉलिड। तो ये जब सिस्टम बनेगा तो इसको तो क्या बोलते हो जेल बोलते हो। नेक्स्ट वाला देखिए फोम। अगर फोम की बात करता है तो फोम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या है। तो फोम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज तो होती है गैस, मीनिंग जो डीपी होता है फोम में वो तो क्या होता है गैस, और जो डीएम होता है डिस्पर्सन मीडियम वो एक्चुअल में क्या होता है लिक्विड होता है। ये किसकी कहानी होगी फोम की कहानी। थर्ड एक इंपॉर्टेंट और बनता है सोल। तो सोल का तो अभी मैंने बता दिया, सोल के अंदर क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज तो क्या हो जाएगी आपके सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा आपके पास है सोल के अंदर डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा लिक्विड। यही तो मेंशन किया, डिस्पर्स फेज तो क्या आ जाएगी सॉलिड, तो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं। और देखो अगर डिस्पर्स्ड फेज तो कौन सी आ गई आपके पास सॉलिड, डीपी और डीएम डिस्पर्सन मीडियम, और यहां पर क्या बन जाएगा सिस्टम, मीनिंग किस टाइप के सोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए डिस्पर्सन फेज कौन सा आ गया आपके पास, इसको अलग कलर से मेंशन करता हूं जिससे इजीली आपको विजिबल हो जाए। तो डिस्पर्सन फेज कौन सी, अगर सॉलिड, डिस्पर्सन फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम कौन सा आ गया लिक्विड। तो यहां से जो कोलोइडल सिस्टम बनेगा उसको आप क्या बोलते हो सोल बोलते हो। तो ये तीनों जरूर लर्न कर लेना। जेल है उसके अंदर डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज क्या होती है, फॉर्म में डीपी और डीएम क्या होता है, और सोल में डीपी और डीएम क्या होता है। यहां से आपको किसके लिए स्पेशली पूछा है, यहां पर आपको हिंट दे दिया डिस्पर्स्ड फेज बोल दिया कौन सा सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम कौन सा बोल दिया लिक्विड। तो ये देखिए फेज तो सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड किसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ द सोल। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा सोल का। तो जेल बता दिया, फोम बता दिया, सोल बता दिया, एक कौन सा रह गया एरोसोल। तो एरोसोल के अंदर आपको ध्यान रखना डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है सॉलिड, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है गैस। ये भी मेंशन करवा देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास डिस्पर्स्ड फेज तो आज भी क्या है सॉलिड है, लेकिन जो डिस्पर्सन मीडियम है वो लिक्विड नहीं आकर कौन सा आ गया गैस आ गया, तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो कोलोइडल सिस्टम बनेगा वो कौन सा होता है एरोसोल होगा। कौन सा होगा एरोसोल होगा। तो ये लीजिए जो 4 ऑप्शन थे उनका भी मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए सल्फर सोल इज इवेपोरेटेड सल्फर इज ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग विथ वाटर सल्फर सोल इज नॉट फॉर्म द सोल इज, मीनिंग आपको यहां से सोल का नेचर पूछा है कि सोल है वो कौन से नेचर का होगा। तो यहां पर देखिए पहले सल्फर था उसको क्या किया इवेपोरेटेड किया, और साथ में फिर क्या कर रहा है देखो व्हेन ए सल्फर सोल इज इवेपोरेटेड, मीनिंग इसका इवेपोरेशन कर दिया, क्या ऑब्टेन होगा आपको सल्फर ऑब्टेन होगा। फिर क्या बोल रहा है ऑन मिक्सिंग विद वाटर, अब इसमें आप क्या मिक्स कर रही हो वाटर को मिक्स कर रही हो सल्फर के साथ। ऑन मिक्सिंग विद वाटर सल्फर सोल इज नॉट फॉर्म, यहाँ पर जो सल्फर का सोल है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सल्फर सोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये पूछा है कि इसका नेचर किस टाइप का होगा। अब ये इजी सवाल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर यहां से वाटर के साथ अगर फॉर्मेशन कर लेता तो कौन सा हो जाता हाइड्रोफिलिक हो जाता, वाटर के साथ यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं करा तो कौन सा हो जाएगा हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कौन सा हो जाएगा हाइड्रोफोबिक टाइप का हो जाएगा। ये सोल किस टाइप का होगा हाइड्रोफोबिक टाइप का होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, हेयर क्रीम इज, मीनिंग जो भी हेयर क्रीम है वो किसका एग्जांपल है। तो हेयर क्रीम का आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हेयर क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमल्सन इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। कीप इट इन माइंड, हेयर क्रीम है वो किसका एग्जांपल होती है आपके इमल्सन का एग्जांपल होती है। और इमल्सन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम बोथ आर लिक्विड, मीनिंग यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज भी क्या होता है लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या होता है लिक्विड होता है। इससे किसका फॉर्मेशन, कौन से कोलोइडल सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा इमल्सन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से इमल्सन का। तो ये ध्यान रखना है कि इमल्सन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। तो यहाँ पर हेयर क्रीम भी किसका एग्जांपल है इमल्सन, और इमल्सन में डीपी एंड डीएम क्या होता है बोथ आर लिक्विड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, मीनिंग कौन सा यहां से क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहां से देखिए कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, ये देखिए पहला वाला, सेल फ्लूइड इज एन एग्जांपल ऑफ सोल, बिल्कुल करेक्ट है। देखो अभी मैंने आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करवा दिया सोल का मीनिंग क्या है, जेल का मीनिंग क्या है, फोम का मीनिंग क्या है और एरोसोल का मीनिंग है क्या। तो वापिस से मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इसीलिए आपको पहले ही मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। तो ये वाला क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट है, मीनिंग जो भी सेल फ्लूइड होता है वो किसका एग्जांपल होता है सोल का एग्जांपल होता है।
बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल, ये भी करेक्ट है। बटर वो किसका एग्जाम्पल होता है? जेल। अब जैसे ही जेल वर्ड आया तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जेल के अंदर डीपी तो क्या होता है? लिक्विड, और डीएम क्या होता है? सॉलिड होता है। तो बटर किसका एग्जाम्पल होता है? जेल का एग्जाम्पल होता है। ये भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, हेयर क्रीम इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, ये तो अभी देख रहे हो कि इमल्सन के अंदर बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। तो हेयर क्रीम तो किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का एग्जाम्पल है। और इमल्सन का एग्जाम्पल कौन है? मिल्क भी किसका एग्जाम्पल होता है? इमल्सन का एग्जाम्पल है। मिल्क भी किसका एग्जाम्पल होता है? इमल्सन का। चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, ये रॉन्ग हो गया। चीज है वो कभी भी इमल्सन का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो फिर चीज है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो यहां पर देखिए, चीज के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डिस्पर्सन मीडियम तो सॉलिड होता है और डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है? लिक्विड। तो ये ध्यान रखना है। जो भी चीज की बात की है यहां पर, चीज के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो चीज के अंदर जो भी आपका डिस्पर्सन मीडियम वो तो क्या होता है? सॉलिड होता है। तो यहां पर डिस्पर्सन मीडियम तो क्या होगा? सॉलिड। और जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? लिक्विड होती है। ये क्या होती है? आपकी लिक्विड होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट। मीनिंग सेल फ्लूइड किसका एग्जांपल होता है? सोल का। बटर किसका एग्जांपल होता है? जेल का। और हेयर क्रीम किसका एग्जांपल है? इमल्सन का। लेकिन जो चीज है वो एग्जांपल नहीं होता है इमल्सन, क्योंकि इमल्सन में तो बोथ आर क्या होनी चाहिए? लिक्विड। मीनिंग डीपी और डीएम दोनों क्या होने चाहिए? लिक्विड। लेकिन जैसे चीज को आप देखते हो तो यहाँ पर इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? सॉलिड। तो ये किसका एग्जाम्पल नहीं होता? इमल्सन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी वाला। ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द, मीनिंग जो भी स्काई है इसका ब्लू कलर आपको ऑब्टेन होता है या ब्लू कलर आपको सीन होता है। अदरवाइज जितने भी आपके पास सीज है, पॉन्ड वाटर है, इनका भी कलर कैसा शो होता है? ब्लू कलर सीन होता है। तो इसका रीजन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। क्योंकि जब भी यहाँ पर ब्लू कलर आ जाता है तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना टेक्स प्लेस होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को आप क्या बोलते थे? आपने एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया था, जिस टर्मिनोलॉजी को आपने क्या बोला था? टिंडल इफेक्ट बोलता था। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, मीनिंग जो भी स्पेस में डस्ट पार्टिकल है वो क्या करते हैं? लाइट की क्या करते हैं? स्कैटरिंग करते हैं। और उसी के थ्रू आपको जो भी स्काई है, सी वाटर है, पॉन्ड वाटर है, वो कैसा सीन होता है? ब्लू कलर का सीन होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कौन सी कलर की जो रेडिएशन है उसका मैक्सिमम क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लू कलर, क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी ब्लू कलर की लाइट है, तो ब्लू कलर है इसकी क्या होती है? मिनिमम वेवलेंथ होती है। क्या होती है इसकी? मिनिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। तो ब्लू कलर है इसकी, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। और जितनी मिनिमम वेवलेंथ होगी ना उसकी स्कैटरिंग और लाइट क्या होती है? उतनी मैक्सिमम होती है। तो ये ध्यान रखना आपको। मैक्सिमम क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कीप इट इन माइंड। कोई भी अगर आपके पास कोई भी लाइट आपको गिवन है तो उसमें से ध्यान रखना है कि जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी मिनिमम होगी उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा? उतना ही मैक्सिमम होगा। तो ब्लू जो कलर है इसकी मिनिमम क्या होती है? वेवलेंथ। अगर मिनिमम वेवलेंथ है तो इसकी स्कैटरिंग भी क्या होगी? मैक्सिमम। और जिस भी लाइट का जितने अमाउंट में स्कैटरिंग होगा वो उसी कलर का क्या होता है? सीन होता है। तो इसीलिए जो स्काई है, पॉन्ड वाटर है, सी वाटर है, वो कैसे सीन होती है? ब्लू कलर के सीन होती है। रीजन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द फ्राइनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहां पर देखिए कौन सा बोला है? फ्राइनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मीनिंग क्या हो गया? यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया? टेम्परेचर है ये तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। अब यहां पर रिलेशन किस किस के मिड में आएगा? यहां पर रिलेशन आएगा आपके log x by m, मीनिंग एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और फिर क्या इसके मिड में आ जाएगा? log p के मिड में आ जाएगा। तो यहां से जैसे आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो सेम टू सेम जैसा आपके पास आइसोबार्मिक ग्राफ बनता था सेम टाइप से किसमें बनेगा? आपके पास आइसोथर्म में बन जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो यहां से ये तो इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। log x by m और log p के मिड में ग्राफ है, ये इंटरसेप्ट बनेगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? t क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तभी तो कौन सा बोला है इसको? आइसोथर्म बोला है। नेक्स्ट वाला देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग पावर। फ्लोक्यूलेटिंग पावर की बात कर रहा है तो सबसे मैक्सिमम किसका हो जाएगा, फ्लोक्यूलेटिंग पावर उसकी मैक्सिमम होती है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो कौन सा हो जाएगा, Pb+4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू फॉर आयरन हाइड्रोक्साइड सोल। मीनिंग जो भी आयरन हाइड्रोक्साइड सोल है FeOH3। तो पहली बात तो ये देखिए कौन सा सोल होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो मैक्सिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, क्योंकि इसका आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो फ्लोक्यूलेशन पावर और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू जस्ट क्या होती है, ऑपोजिट होता है। जिसका फ्लोक्यूलेशन पावर जितना मैक्सिमम होगा उसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आयरन जो ट्राई हाइड्रोक्साइड है, कौन सा कोलोइडल सोल है, पॉजिटिव कोलोइडल सोल है। तो इसका कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन कौन करेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव भी कौन सा करेगा, जिसके ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव है। तो यहाँ पर जब भी आप नेगेटिव को फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर कौन सा आएगा, PO4-3 आएगा। लेकिन इसकी फ्लोक्यूलेशन पावर क्या होगी, मैक्सिमम। और जिसकी फ्लोक्यूलेशन पावर जितनी मैक्सिमम होती है उसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होती है, उतनी मिनिमम होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोक्यूलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू सबसे ग्रेटर किसकी हो जाएगी, जिसके ऊपर वैलेंसी नेगेटिव चार्ज में क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, NaCl। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि Cl पर कितना चार्ज आता है, -1 आता है। इसका अगर फ्लोक्यूलेशन पावर की बात करता तो हार्डी-सुलजे रूल के अकॉर्डिंग कौन करता, फॉस्फेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्यूलेशन पावर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, NaCl इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, which is adsorbed into maximum amount by activated charcoal। मीनिंग एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू किसका एड्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होता है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा कि हेटेरोजीनियस गैसेज आर एड्जॉर्ब्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट। जो भी हेटेरोजीनियस गैसेज होती है उनका एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्रेटर एक्सटेंट में होता है। तो ये N2 कैसा हो गया, होमोजीनियस। O2 कैसा हो गया, होमोजीनियस। Cl2 कैसा हो गया, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, बोथ एटम्स आर सेम। इधर भी क्लोरीन क्लोरीन के दोनों एटम है, इधर भी नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन है और इधर भी क्या ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है। तो ये तो हो गई होमोजीनियस केसेस। और CO2 है वो कैसी गैस है, हेटेरोजीनियस। मीनिंग एक तो कार्बन है, सेकंड वाला कौन सा है, ऑक्सीजन। तो हेटेरोजीनियस जो गैसेज है उनका जो एक्सटेंशन ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब लास्ट एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन और बता देता हूं जहां से आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एक देखो, जो भी आपके पास कोलोइडल सोल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर चार्ज के बेस पर बोलोगे तो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। तो कोलोइडल सोल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल ऑन द बेस्ड ऑफ चार्ज। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, एक तो कौन सा होता है, पॉजिटिवली कोलोइडल सोल होता है, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल। अब इसके एग्जांपल्स आपको लर्न करने की, कौन सा तो आपके पास पॉजिटिव का एग्जांपल है, कौन सा आपके पास नेगेटिव का एग्जांपल है। तो पहले बात करते हैं अपन किसके, नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज के अंदर आपको ध्यान रखना है जितने भी मेटल के सोल है, मेटल्स सोल। अब मेटल सोल्स के अंदर आपके पास गोल्ड आ जाए, प्लेटिनम आ जाए, अदरवाइज कौन सा आ जाए, सिल्वर आ जाए। तो मीनिंग जितने भी मेटल के जो सोल होते हैं उनको जनरली कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके बाद में मेटल सल्फाइड सोल, पहला वाला तो कौन सा आ गया आपके पास, मेटल सोल आ गया। और मेटल के बाद में कौन सी सोल की बात करूंगा मैं, मेटल सल्फाइड सोल। सेकंड एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, मेटल सल्फाइड सोल। ये भी किसके एग्जांपल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल के। और मेटल सल्फाइड के अगर एग्जांपल देखना चाहो तो जहां पर भी सल्फाइड आ जाएगा मेटल के साथ, जैसे कैडमियम सल्फाइड हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, Es2S3 हो गया। इसी टाइप से एंटीमोनी हो गया, Sb2S3। तो मीनिंग जो भी सल्फाइड की जो सोल होती है ना वो जनरली कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज से होती है। मेटल के जो सोल होते हैं, मेटल कोई सा भी आ सकता है, यहाँ जैसे कॉपर का सोल की बात करेगा तो ये भी कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप बात करते हो तो यहां से एक और एग्जाम्पल इंपोर्टेंट बनता है, वो वाला कौन सा, एसिड डाइज। डाइज 2 टाइप की होती है, एक तो एसिडिक होती है, एक बेसिक होती है। तो यहाँ पर एसिड डाइज भी किसका एग्जांपल होता है, एसिड डाइज भी एग्जांपल होती है आपके किसके, नेगेटिव के। और ध्यान रखना आपको एसिड डाइज के 2 एग्जांपल, एक तो इओसिन है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। कौन सी की बात कर रहा हूं, एक तो इओसिन और सेकंड वाला होता है कांगोरेट। ये दोनों के दोनों डाई कैसी, एसिडिक डाई और एसिडिक डाई कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल होता है। फिर बात रह जाती है किसकी, पॉजिटिव सोल। तो पॉजिटिव सोल के एग्जांपल कौन कौन से, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है मेटल के हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है।
जो भी अगर आपके पास मेटल और मेटल के कौन से सोल हो, या तो ऑक्साइड सोल हो, अदरवाइज मेटल के कौन से सोल हो, हाइड्रोक्साइड सोल हो। मीनिंग मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स आर जनरली पॉजिटिव सोल। एग्जाम्पल भी मेंशन करवा देता हूं मैं, जैसे यहां पर मैं बात करता हूं ऑक्साइड की Al2O3.Xn2, तो यहां पर देखिए मेटल का क्या था, ऑक्साइड। अगर बात करता हूं मैं किसकी, हाइड्रोक्साइड की, तो ये लीजिए हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल भी मेंशन कर देता हूं, FeOH थ्राइस। तो यहाँ पर जो भी मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के सोल है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सोल के एग्जाम्पल है। इसके बाद में और इसका कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं पॉजिटिव के, तो यहाँ पर ऑक्साइड की बात की तो एक ऑक्साइड आपको ध्यान रखना, टाइटेनियम का ऑक्साइड होता है TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये भी कौन सा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर देखिए एसिड डाई आती है नेगेटिव में, तो यहाँ पर पॉजिटिव में कौन सी आ जाएगी, बेसिक डाई आ जाएगी। कौन सी डाई का एग्जाम्पल हो जाएगा, बेसिक डाई। और एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है, बेसिक डाई का एग्जाम्पल कौन सा होता है, मिथाइलिन ब्लू इसका एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू है वो बेसिक डाई होता है, ये किसका एग्जाम्पल होता है, पॉजिटिव सोल का। और इसके बाद में ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, जिसको मैं शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं HB से, तो हीमोग्लोबिन भी किसका एग्जाम्पल होता है, पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सोल का। इसके बाद में नेगेटिव के अंदर आप एक और ध्यान रख सकते हो, नेगेटिव के अंदर जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टार्च और जिलेटिन। नहीं, स्टार्च और जिलेटिन, स्टार्च एंड जिलेटिन, ये भी एक्चुअल में किसके एग्जाम्पल होते हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल के। तो यहां से भी क्वेश्चन बना देता है कि कौन सा जो कोलोइडल सोल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है। आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQ के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबको अपन ने इजीली क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।